इन दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि इडुटेरिया का ये 10वां टेस्ट है। तो इसे हम लोग देखेंगे लोग अभी। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में देखिएगा कि बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था। तो देखिए कि बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करानी था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि दाऊद खां करानी बिहार तथा बंगाल का अंतिम अफगान शासक माना जाता है। यह करानी वंश का शासक था और अफगान सत्ता को बनाए रखने का प्रयास किया। देखिए कि मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान दाऊद खां और मुगलों के बीच संघर्ष होता है। 1576 ईस्वी, ये सन याद रखेगा। राजमहल का युद्ध में मुगलों के सेना ने दाऊद खान को पराजित किया और उसके बाद ये अफगान शासक समाप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है दूसरा का नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्मारकों स्थलों को उनके निर्माताओं या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला में दिया गया है पटन देवी मंदिर की वर्तमान इमारत। ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो राजा मान सिंह के द्वारा। पत्थर की मस्जिद कौन बनवाया था? तो ये नजर खां के द्वारा बनाया गया था। और गोलघर ये कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा ये बनवाया गया था। तो ये आप याद रखेगा। और ये 1786 में बनवाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए कि पत्थर की मस्जिद 1621 में बना था। सदाकत आश्रम मौलाना मजूर हक इनके द्वारा ये बनाया गया था, स्थापना किया गया था। तो देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 1942 के आंदोलन के दौरान समानांतर क्रांतिकारियों सरकारों की स्थापना या जनता के शासन के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपका चंपारण हो जाएगा, एकदम सही है। अमरपुर जो बांका में है, ये भी सही है। तिरहुत ये भी हो जाएगा। तो तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती देवी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिएगा पहला में दिया गया है वे जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ये एकदम सही है। जयप्रकाश नारायण के बारे में तो जानते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा इनके द्वारा दिया गया था। 1942 में देखिएगा कि गोरिल्ला युद्ध इनके द्वारा चलाया गया था। तो ये सब प्रमुख याद रखिएगा। और देखिएगा कि वे ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो ये भी सही है कि वो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी, स्वतंत्रता सेनानी थे ब्रज किशोर प्रसाद। उन्होंने कदम कुआं जो पटना में है महिला चरखा समिति की स्थापना की। ये भी आपका सही है। और खादी को बढ़ावा दी। तो तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम अनुसार क्रम से व्यवस्थित करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा घटना कब घटा था। तो देखिए कि पहले दिया गया है पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। तो देखिए कि जो भी आपको पहले पता है उसको लिख दीजिए। मुजफ्फरपुर बम कांड ये आपका हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जॉर्ज किम्सफोर्ड के लक्ष्य बनाकर बम फेंका था, लेकिन गलती से महिला और बच्चों पे भी जाके लग गया था। उसके बाद देखिए कि खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया। तो ये आपका हो जाएगा 11 अगस्त 1908। इसके बाद देखिएगा कि पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी 1920 में हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1928 में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी समिति था, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्रम से सजाना है, तो सबसे पहले कौन आ जाएगा। तो 1908 सबसे पहले आपका। तो देखिए कि सबसे पहले मुजफ्फरपुर बम कांड आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद आपका उनका फांसी, तो 3 आ जाएगा, फिर 1 और उसके बाद 4, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से किसने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इनके द्वारा देखिएगा कि यहाँ पे गठन किया गया था 1920 में, तो ये आप याद रखिएगा। और बिहार होम रूल लीग, ये इसका गठन किया गया था बिहार होम रूल लीग का 16 दिसंबर 1916 में। किनके द्वारा? तो ये मौलाना मजहरूल हक के द्वारा ये गठित किया गया था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बिहार के गर्म जल कुंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहाँ पे देखिए कि सही नहीं है उसे चुनना है, यानी कि गलत चुनना है। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है एग्जाम में। पहला ऑप्शन है कि ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड माना जाता है, ये आपका एकदम सही है। और देखिए कि ब्रह्मकुंड ये कहाँ पे पड़ेगा? तो राजगीर में पड़ेगा। तो ये आप याद रखिएगा कि राजगीर में पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा कि सप्तधारा तथा अग्निकुंड राजगीर में है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि सप्तधारा और अग्निकुंड ये आपका दोनों का दोनों मुंगेर में पड़ेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अग्निकुंड जो है ये मुंगेर में पड़ेगा, और जो सप्तधारा है ये आपका राजगीर में पड़ेगा। तो दोनों अलग अलग है। ये आपका मुंगेर हो जाएगा और ये कहाँ पे हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। ऋषि कुंड देखिएगा और पंचंत कुंड ये गया में है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे होगा? ऋषि कुंड और पंचकुंड ये मुंगेर में पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहला सही है, दूसरा का गलत है, तीसरा का गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8 नंबर, निम्नलिखित नदियों का उनके सहायक नदियों के साथ कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित बताना है। तो सबसे पहले ये देखना है कि सही पूछ रहा है कि गलत। अब यहाँ पे देखिएगा कि पहला में दिया गया है महानंदा, सहायक नदी पेन्योर दिया गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। महानंदा के अगर प्रमुख सहायक नदियों में देखिएगा तो पेनोर हो जाएगा, नागर हो जाएगा, बालासर हो जाएगा, मेची हो जाएगा। सोन नदी का बालासर दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। सोन नदी की अगर सहायक नदी का देखा जाए तो रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। पुनपुन नदी का विष्णुमती दिया गया है, जो कि ये भी गलत है। पुनपुन की सहायक नदी में देखिएगा कि मोरहर, मादर, दर्दा ये हो जाएगा। बागमती का अधवारा है, ये आपका सही हो जाएगा। तो महानंदा का पनौर और बागमती का अधवारा ये दोनों का दोनों आपका सही है। देखिएगा कि अधवारा, विष्णुमती, मनोहरना ये सब नदी इसका सहायक नदी है। तो 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस चित्र कला शैली की विशेषता है कि उसमें मानव आकृतियां प्राय पार्श्व रूप में तथा स्त्री को पति के साथ चित्रित किया जाता है। तो ये आपका मंजूषा चित्रकला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर से संबंधित है, तो ये आप याद रखेगा भागलपुर, और इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। और देखिए कि ये बिहुला बिसहरी कथा पे ये आधारित है, जिसमें जो बिहुला के पति रहते हैं बालाजी, उनका मृत्यु हो जाता है, तो ये उनसे संबंधित ये कथा यहाँ पे चलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पटना कलमकारी तो जानते ही हैं कि ये मुगल काल में था लोग, उसके बाद जब औरंगजेब आता है तो सभी को मार के भगा देता है, तो ये पटना के आसपास में आ जाता है लोग। और ये बांस के रहता है करची, तो उसको ऊपर से थूर के और कलम के जैसा बना के इसका पेंटिंग किया जाता है, इसीलिए पटना कलम बोला जाता है। मधुबनी चित्रकला ये मधुबनी जिला या कहें कि बिहार के उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, इसमें पूछा जा रहा है बिहार में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार में कितना ग्राम पंचायतें हैं? तो 8053 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और बिहार में 38 जिले हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि कितना डिस्ट्रिक्ट है, 38 है। और 19 नगर भी हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और बिहार कितने मंडल में बटा है? तो 9 मंडलों में बटा है। 4 मंडल आपका ऊपर की तरफ और 5 मंडल नीचे की तरफ है। निम्नलिखित में से कौन सी सीटें बिहार में
लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समस्तीपुर, सासाराम और गोपालगंज, तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। बिहार में कुल कितना लोकसभा सीट है? तो ये आपका 40 सीट है, ये याद रखिएगा। विधान परिषद 16 सीट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 के बाद 12। इसमें पूछा जा रहा है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो देखिए कि बिहार का अगर थोड़ा सा मैप देखिएगा तो इसका मैप ऐसे है, इस प्रकार में है, और इधर 8 जो जिला है ये आपका नेपाल से लगता है। इधर 3 जिला जो है ये आपका पश्चिम बंगाल से लगता है। यहाँ पे किशनगंज है, और ये देखिएगा तो देखिए कि इधर आपका कौन सा हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा ये क्षेत्र, और इधर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो किशनगंज से और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देख लिया जाए। तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किस जिला में होता है? तो किशनगंज में होता है, तो ये आप याद रखेगा। चाय की खेती किस जिला में होता है सबसे ज्यादा? तो किशनगंज में होता है, तो चाय भी याद रखेगा। उसके बाद देखिए कि चिकेन एग जो है, तो चिकेन एग से ये थोड़ा सा दूरी पे है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए लोग, तो 12 का तभी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में नागी झील किस जिले में स्थित है? तो देखिए कि रामसर स्थल में इसे शामिल किया गया है, नागी और नकटी को, और दोनों का दोनों जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रामसर स्थल का मतलब क्या होता है? तो देखिए कि जो आंध्र भूस्थलीय भूमि होता है जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है और उसका क्षय हो रहा है, तो उसे रामसर स्थल में डाल दिया जाता है। रामसर पे चर्चा सबसे पहले 1972 में हुआ था, और रामसर स्थल का नाम है जो ईरान में है, वहीं पे इसके बारे में चर्चा हुआ था। भारत 1981 में इसमें शामिल हुआ, और हर साल 2 फरवरी को रामसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 96% जो भूभाग है ये मैदानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कर्ण वंश का अंतिम शासक था जिसकी हार के साथ ही मगध में कर्ण शासक का अंत हो गया? तो सुशर्मन था, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि सुशर्मन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके संबंधित विभागों से सुमेलित करना है। अधिकारी और इधर विभाग दिया गया है, तो चलिए मिलान किया जाए। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था, तो एक का आपका 3 हो जाएगा। वहीं पे देखिएगा सन्निधाता, सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष हुआ करता था, तो ये आपका बी का 4 हो जाएगा। पन्य अध्यक्ष ये आपका वाणिज्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था, तो सी का 1 हो जाएगा। और अछपट अध्यक्ष ये महालेखाकार हो जाएगा, तो 1 का 3 देखिए, तो देखिएगा कि ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका 4, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 के बाद 17 नंबर, किस जैन धार्मिक संत ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध से परे विनाशकारी 12 साल के अकाल का विवरण मिलता है, जिसके कारण जैन भिक्षुओं को दक्षिण भारत की ओर पलायन करना पड़ा था? तो ये आपका हो जाएगा परिशिष्टा पर्वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि परिशिष्टम पर्वन जिसे स्थल विराट वाली चरित्र के नाम से भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी में जैन विद्वान हेमचंद के द्वारा इसका रचना किया गया था। तो ये याद रखिएगा कि इनके द्वारा रचना किया गया था, तो हेमचंद्र हो जाएंगे। और देखिए कि इसके आसपास में जो मौर्य वंश यहाँ पे शासन कर रहा था, 12 साल का अकाल पड़ता है, तो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक दिगंबर में, दिगंबर, और दूसरा का बढ़ जाता है स्वातेम्बर, स्वातेम्बर।
जो दिगंबर रहता है, ये समझिए कि जो नंगा रहता था लोग, उनसे संबंधित है, और ये शुद्ध है लोग। श्वेतंबर में देखिएगा कि इसमें आपका ये श्वेत वस्त्र पहनने वाला था लोग, और ये गया लोग नहीं, ये पटना और मगध के आसपास में ही रह गया लोग, भिक्षा मांग के अपना काम चलाया लोग। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि NFSS 6 2023-24 के अनुसार बिहार में इनमें से कौन सी जनसांख्यिकीय विशेषता देखी जा रही है। तो इसमें देखिएगा कि प्रतिस्थापन स्तर से अधिक कुल प्रजनन दर, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए कि बिहार का प्रजनन दर 2.1% है, और वहीं पे पूरे भारत का देखिएगा 1.9 है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने के लिए बिहार से मदरलैंड अखबार की शुरुआत किसने किया। तो देखिए कि मदरलैंड, इसका शुरुआत मजरूल हक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो देखिए कि सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि विधान जो सभा बना था उसके पहले अस्थायी तौर पे अध्यक्ष चुने गए थे, और अस्थायी अध्यक्ष पे राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। तो ये भी आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। नीचे दिए गए जोड़ों पर विचार करना है और सही सुमेलित करना है। तो कौन सा सही है ये बताना है। इधर लेखक और इधर पुस्तक दिया गया है। पहला में दिया गया है शिलभद्र याजी, ये फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड, ये आपका सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल लिखा गया है, ये भी सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम लिखा गया है। तो ये भी आप याद रखेगा। देखिए कि अब्दुल कलाम से इसका तुलना मत कर दीजिएगा, ये ऑप्शन में अब्दुल कलाम भी दिया रहता है। तो वहाँ पे देखिए कि अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखा गया है, तो वो किताब उनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का अवशेष और स्थान को सुमेलित करना है। तो देखिएगा कि इधर सूची दिया गया है, इधर दूसरा का सूची। वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है। तो वक्राकार ईंट चंदू दरों से मिला है। तो 1 का 3 हो जाएगा। गर्भ, देखिए स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, ये कहाँ से मिला है। तो ये हड़प्पा से मिला है। तो बी का 4 हो जाएगा। तो देखिए कि 1 का आपका 3 और बी का 4। फारस की मुहर, ये आपका हो जाएगा लोथल से मिला है, और लोथल उस समय का बंदरगाह हुआ करता था। तो यहाँ पे आया होगा लोग व्यापारी, तो यहाँ पे मिला होगा। कलश का सौधान के साक्ष्य, ये आपका सुरकोटता से मिला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए कि हड़प्पा और चंदूदरो दोनों कहाँ पे है। तो ये आपका सुरकोटदा, ये तीनों का तीनों पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान। और लोथल आपका गुजरात में पड़ेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए कि ये आपका सही हो जाएगा। ये सोम देवता से संबंधित है, तो इसीलिए सोम मंडल बोला जाता होगा। और दूसरा में देखिएगा कि भूपत ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, ये आपका एकदम गलत है। इसका संबंध आपका अथर्ववेद से है या अर्थवेद। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए कि कुल 4 वेद हुआ, जिसमें से ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन है। और उसके बाद देखिए कि सामवेद, जिसे गायन वाला वेद के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद देखिएगा कि यजुर्वेद, ये कर्मकांडीय वेद के रूप में जाना जाता है। और चौथा अथर्ववेद है, जो कि जीवन से संबंधित है, जादू टोना ये सब इसमें मिलता है। तो ये दूसरा का तो गलत हो गया। यम और नचिकेता का संवाद कठोप उपनिषद से मिलता है, ये आपका एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है, तो 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सप्तवर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसी गुफा में हुआ था।
तो ये याद रखिएगा कि सप्तवर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति कराया गया था और किसके द्वारा, तो अजात शत्रु के द्वारा, अजात शत्रु। इसके बाद दूसरा जो होता है काला शोक कराता है, और वो कहाँ पे कराता है, काला शोक वो वैशाली में कराता है। तीसरा का अशोक के द्वारा मगध में कराया गया, और चौथा कनिष्क के द्वारा कुंडलवन यानी कि जम्मू कश्मीर में कराया गया। तो ये आप याद रखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पे कीजिए। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा ये बताना है। पहला में देखिए दिया गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुथिवती देश महाजनपद की राजधानी थी। तो ये आपका चेंदी महाजनपद का राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद आपका यूपी में है, 3 महाजनपद बिहार में है, और 2 महाजनपद आपका भारत से बाहर है, और देखिए कि एक आपका दक्षिण भारत में है, और एक आपका मध्य प्रदेश में है, और एक आपका कहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमिति शुक के द्वारा किया गया था, और पुष्यभीति वंश का स्थापना किया गया था। एकदम सही है। अंतिम कर्ण शासक सुशर्मन की हत्या सिमुक द्वारा की गई, और सतवाहन वंश का स्थापना किया गया, ये भी सही है। पुराणों में सतवाहन वंश को आंध्र ब्रिज और आंध्र जातीय कहा गया है, ये भी सही है। कलिंग के चेंदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था, ये भी सही है। चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीम कैडफिसस था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, बीम कैडफिसेस। तो ये आप याद रखेगा। सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्तों के द्वारा जारी किया गया, लेकिन ये शुद्ध नहीं था। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखिएगा, तो ये आपके चाणक्य का शिष्य रहता है, और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना करता है अपने माता के नाम पे। कनिष्क का देखिएगा कि ये कश्मीर का शासक। तो थोड़ा थोड़ा देख लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कथन और कारण दिया गया है। तो देखिएगा कि कथन में दिया गया है 5वीं शताब्दी में, या इसमें दिया है 5वीं शताब्दी ईसा में भारत में त्रिकोणमिति का पर्याप्त विकास हो चुका था। ये आपका एकदम सही है, इसका विकास हो चुका था त्रिकोणमिति का। कारण में दिए गए सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में इस दिशा में पर्याप्त कार्य किए गए थे, ये भी आपका एकदम सही है। और इसका सही से डिस्क्रिप्शन भी कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है, और ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो आयुर्वेद शास्त्र से किसका संबंध नहीं है ये बताना है। तो देखिए कि धनवर्ती का तो है आयुर्वेद से, चरक का भी है, श्रुश्रुति का भी है। श्रुश्रुति का तो देखिएगा कि ये प्लास्टिक सर्जरी के लिए भी जाने जाते हैं। भास्कराचार्य देखिए कि ये खगोल विज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका नहीं है इससे संबंधित। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 के बाद 29 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई हैं। देखिए कि पृथ्वीराज विजय नामक के लेखक जगनिक है, जगनिक। तो ये आप देखिए कि कौन सा हो जाएगा, जगनिक। देखिए कि चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, ना कि पृथ्वीराज विजय। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर है। पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा में दिया गया है कृत कल्प तरु नामक मध्यकालीन ग्रंथ के लेखक
लक्ष्मीधर हैं। ये आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा का सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि लक्ष्मीधर के द्वारा ये किताब लिखा गया है किनके लिए, तो गोविंद चंद्र के बारे में लिखा गया है जो गढ़वाल शासक थे। अगला क्वेश्चन इसमें कथन और कारण वाला है। कथन में दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग दीवान ए अमीर को ही की स्थापना किया था। तो इसका देखिएगा, ये जो दीवान ए कोही था ये कृषि विभाग से संबंधित नहीं था। ये विभाग देखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना किया गया था, न कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान ए अमीर कोही ये विभाग का मुख्य कार्य कृषकों की प्रत्यक्ष सहायता देकर आधिकारिक भूमि को कृषि कार्य के अंतर्गत लाना था। ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कि दीवान ए अमीर जो कोही है या काही है, यहाँ पे काही दिया है इसीलिए कंफ्यूजन है, कोही देना चाहिए था, तो ये आपका सही होता। तो काही दिया है, तो अगर देखिएगा कि ऐसे भी ये गलत है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, तो देखिए कि ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खलूती का युद्ध 1518 ईस्वी में किनके किनके मध्य लड़ा गया था, तो ये युद्ध देखिएगा कि इब्राहिम लोदी और राणा संगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये खलूती का युद्ध देखिएगा कि 1518 ईस्वी में लड़ा गया था राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि सन 1565 के तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में हकनी राज्यों की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उस संयुक्त सेना में शामिल नहीं था, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं था ये बताना है। तो देखिए कि बीजापुर था, अहमदनगर था, गोलकुंडा था, बरार नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है 18वीं सदी के भारत में यूरोपीय व्यापारिक गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला में दिया गया है कि फारूक सियार, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखिए कि गलत पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है। फारूक सियार के 1717 के फरमान ने बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को कस्टम ड्यूटी से छूट दे दी गई। तो यहाँ पे देखिए कि कस्टम ड्यूटी पे छूट दे दी गई थी, ये आपका गलत हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी पे छूट नहीं दिया गया था, लेकिन कंपनी का जो कर्मचारी था लोग भ्रष्टाचारी था लोग, और वो इसका जो कस्टम ड्यूटी था वो नहीं दे रहा था लोग। दूसरा में है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से वेदरा में अंग्रेजों की जीत के बाद कोरोमंडल के कपड़ा व्यापार से हटकर इंडोनेशिया के मसाला व्यापार की ओर चली गई। ये आपका गलत हो जाएगा कि इसके पहले ही ये चला गया था लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और वेदरा का युद्ध में देखिए कि फ्रांस को हार का सामना करना पड़ता है। तीसरा का है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी हद तक केंद्रीकृत थी और सरकारी मदद पर निर्भर थी, जिसकी वजह से कर्नाटक युद्धों के दौरान उनकी व्यावसायिक लचीलापन सीमित हो गई थी। ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि एक और दो गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत ही बताना था। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है दूसरे दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान देवघाट की संधि 1803 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा क्षेत्र और राजनीतिक व्यवसाय बनी, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि बरार के भोसले राजा ने कटक और बालासोर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया और सहायक संधि स्वीकार कर लिया। एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि पूछा जा रहा है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन में दिया गया है कि लॉर्ड कर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त 1793 ने जमीन का एक ऐसा बाजार बनाया जो तुरंत अस्थिर हो गया, और इसके कारण बड़ी संख्या में पारंपरिक जमींदार बर्बाद हो गए। तो ये आपका देखिएगा कि आपका एकदम सही है।
और कारण में देखिए कि सूर्यास्त कानून के तहत यह नियम था कि अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण जमींदार रैयतों से वसूल नहीं कर पाते हैं तो जमीन की नीलामी को रोकने के लिए सरकार उसे वित्तीय वर्ष के लिए अपनी राजस्व मांग को घटा देगी। ये आपका एकदम गलत है। सूर्यास्त कानून का मतलब क्या था कि सूर्य के जैसे कि कोई समय होता था तारीख कि इस तारीख को देना है, और उस तारीख के सूर्यास्त जैसे हो जाएगा, अगर जमींदार पैसा नहीं देता था लोग, और उस कंडीशन में जमींदार को बर्खास्त कर दिया जाता था और दूसरे व्यक्ति को पट्टा दे दिया जाता था। कितना देना था? तो 11/10 हिस्सा देना था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें आपका 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो सूची एक को सूची दो से अगर मिलान करना है तो छोटा करना पड़ेगा। चलिए देखा जाए। देखिए कि रामोसी विद्रोह दिया गया है ए में। तो ये मराठा शासन के पतन के बाद एक स्थानीय सरदार के नेतृत्व में सशस्त्र प्रतिरोध के दौरान पहाड़ी पुलिस की भूमिकाएं अप्रचलित हो गई, तो इसे रामोसी विद्रोह के नाम से जाना गया। संथाल विद्रोह देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा, जिला अधिकारियों को औपचारिक अंतिम चेतावनी जारी की गई, साहूकारों और अवसंरचना ठेकेदारों को लक्षित किया गया संथाल विद्रोह के दौरान। और देखिए कि तिसारका में नील विद्रोह दिया गया है। तो इसका ये हो जाएगा कि सिविल अदालतों के जरिए जबरदस्ती लागू की जाने वाली क्रेडिट खेती प्रणाली था, और इसमें देखिए कि जो पहले से ही अनुबंध कर लेता था लोग, और नील का खेती करना था 20/3 हिस्से पे, जिसके कारण देखिए कि जो किसान था लोग, उन लोगों के लिए और चुनौती बढ़ गया था, और धीरे धीरे जमीन का जो उर्वरक क्षमता था वो भी खत्म हो रहा था। पागलपंथी विद्रोह ये आपका उड़ीसा में हुआ था। गारो हिल्स में मनमाना लगान वसूलने वाले जमींदारों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये याद रखिएगा, इसमें मैं मेमन सिंह गारो हिल्स के दमनकारी जमींदारों के खिलाफ लड़े थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो ए का 2, बी का 3, सी का 4 और 4 का 1। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? तो ए का 2 ये आपका कट गया, ये भी कट गया, बी का 3 ये भी कट गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि राजा राम मोहन राय ने वेदों की सर्वोच्चता सत्ता को नकारते हुए उपनिषदों पर आधारित एकेश्वरवाद को बढ़ावा देने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना किया। तो देखिए कि राजा राम मोहन ने आत्म सभा की स्थापना की, और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म ग्रंथों, खासकर उपनिषदों पर तर्कपूर्ण चर्चा करके एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना, ना कि इसमें ये उपनिषद और इसके नकारते हुए। तो ये आपका गलत हो जाएगा, उनका काम नकारना नहीं था। दूसरा में दिया गया है आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज हिंदू परंपराओं से जुड़े रहकर और सामाजिक सुधार पर जोर देकर ब्रह्म समाज से अलग था। ये आपका सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि शुरुआती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो शुरुआती इसे बोला जाता है 1885 से 1905 के बीच में, संरचना और विचारधारा के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन 1885 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल को खत्म करने की मांग की गई। एकदम सही है। दादा भाई नौरोजी के धन बहिगमन का सिद्धांत ने होम चार्जे को भारत से धन बाहर जाने का एक मुख्य जरिया बताया गया। ये भी सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में ब्रिटिश भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनाव की शुरुआत की गई। ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि इसमें भारतीय परिषद अधिनियम ने लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया था, न कि चुनाव का शुरुआत किया गया था। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि 1885 में इसका स्थापना होता है
और पहला जो इसका अध्यक्षता होता है 72 व्यक्तियों के साथ मुंबई के एक सांस्कृतिक कॉलेज है वहाँ पे होता है, संस्कृत कॉलेज में। और इसके संस्थापक कौन है तो ए ह्यूम माने जाते हैं। और जब इसका स्थापना किया गया तो लॉर्ड डफरिन यहाँ का वायसराय था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। भूमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष हुए, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बर्लिन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन बताना है। देखिए कि भारत की आज़ादी के लिए विदेशी मदद पाने के मकसद से इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में स्थापित किया गया था, एकदम सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रांतों में द्वैत शासन का ढांचा लागू किया गया, निम्नलिखित में से किस विभाग को हस्तांतरित विषय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस प्रकार उसे प्रांतीय विधानमंडल के प्रति जवाबदेही भारतीय मंत्रियों के प्रशासन के अधीन रखा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वयं शासन, स्थानीय स्वयं शासन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि 1919 में दो भागों में बांटा गया था, एक आपका शुरू किया गया था स्थानीय स्वशासन और एक अंग्रेजों के पास था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है संस्था और संस्थापक दिया गया है और मिलान करना है। पहला में दिया गया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, जोसेफ बेपेस्टिक और लाला लाजपत राय से संबंधित है, तो एक का आपका दो हो जाएगा, तो ये और ये कट गया। वर्कर्स एंड पीजेस्ट पार्टी, ये किससे संबंधित है तो ये आपका सोहन सिंह जोश और एम ए डांगे और फिलिप ब्रैड से संबंधित है, तो बी का आपका 4 हो जाएगा, तो ये भी कट गया। ऑल इंडिया किसान सभा शाहजहानंद सरस्वती और एम जी रंगा से संबंधित है, 1936 में लखनऊ में इसका स्थापना किया गया था। एम जी रनाडे इसके महासचिव थे और शाहजहानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। कांग्रेस सोसाइटी पार्टी, ये आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। कथन में दिया गया है अक्टूबर-नवंबर 1939 में अलग अलग प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने ब्रिटिश प्रशासन का सहयोग करने से इनकार करते हुए सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, एकदम सही है। कारण में देखिए कि वायसराय लॉर्ड लिनथिंगो ने भारत की केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं या प्रमुख राजनीतिक दलों से सलाह किए बिना ही एक तरफा तौर पे भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में घोषित कर दिया, इसी के कारण, तो ये भी सही है और इसका सही से व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है जो प्रांत प्रस्तावित भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे वे उससे बाहर रह सकते थे और अपने अलग संविधान बना सकते थे, ये आपका एकदम सही है। क्रिप्स प्रस्ताव ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रक्षा का पूरा नियंत्रण एक भारतीय मंत्री को सौंपा, ये आपका गलत हो जाएगा, भारतीय मंत्री को ये नहीं सौंपा लोग। प्रस्तावित संविधान सभा के सभी सदस्यों का चुनाव किया जाना था, ये भी आपका गलत है, सभी सदस्यों का चुनाव नहीं करना था और जो क्षेत्र था वहां से चुन चुन के लाना था, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो नेटवर्क ने प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों में से कौन पश्चिम भारत में प्रसारित होने वाले गुप्त कांग्रेस रेडियो के प्रमुख संचालनकर्ता थे, तो इसमें से आपका देखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि जयप्रकाश नारायण भी थे, ये गोरिल्ला युद्ध से संबंधित है, गोरिल्ला युद्ध, और ये नेपाल चले गए थे, तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, वर्ष 1913 में गदर पार्टी का गठन
आधिकारिक तौर पे निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? या देखिएगा तो कहाँ पे किया गया था? तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल वायसराय और उनके कार्यकाल की घटनाओं से संबंधित युग्म गलत युग्म चुनना है। तो इसमें देखिए पहला में दिया गया है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत। देखिए कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत, बंगाल में देखिए कि द्वैत शासन की शुरुआत आपका 1765 के आसपास में होता है, 1765 ईस्वी में होता है। बक्सर युद्ध के बाद किया जाता है और किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, न कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की है, एकदम सही है। लॉर्ड बेनेजेली सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत, ये भी सही है। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। तो ये तीनों आपका सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है आज़ादी के बाद रियासतों के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है ऑपरेशन पोलो नाम की सैन्य कार्रवाई के बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ, ये आपका एकदम गलत है। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया गया था निजामों के खिलाफ। तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो चलाया गया और भारत में उसे शामिल किया गया। हैदराबाद देखिए कि भारत के बीचों बीच आपका वर्तमान में तेलंगाना का ये राजधानी है और ये चाह रहा था कि पाकिस्तान में जाके मिले। दूसरा का देखिए कि जम्मू कश्मीर द्वारा हस्तक्षार्थित विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के तहत रक्षा और विदेश मामलों और संचार से जुड़े अधिकार सौंप दिए गए, ये आपका एकदम सही है। हस्तांतरित विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को मिलाया गया वहाँ के राजा के द्वारा। शुरुआत में त्रावणकोर के दीवान सर पीवी रामास्वामी अय्यर के नेतृत्व में स्वतंत्र बने रहना चाहते थे, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो उस समय देखिए कि 4 जेपी के प्लानी थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि आजाद भारत में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे। अगला क्वेश्चन है 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ बातचीत के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकारिक वार्ताकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देख लिया जाए तो देखिए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और दूसरा का चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा आज़ादी से पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे 1945 से लेकर आज़ादी तक, 1940 से लेकर 45 तक ये अध्यक्ष थे और फिर इसके बाद चुनाव होता है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में से किससे निकटता से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। तो राइट आंसर सी सही है। देखिए कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में हुआ था और आगे चल के ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये मिल जाता है और उसके साथ में ये दोनों आंदोलन चलता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही मिलान करना है। पर्वत दिया गया है, इधर देश दिया गया है। माउंट एटना कहाँ पे है? तो ये आपका इटली में है माउंट एटना, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है। कैटेबियन कहाँ पे है? तो कैटेबियन देखिएगा कि ये स्पेन में है और कैरिबियन ये तो आपको पता ही है कि ये आपका इंग्लैंड में है और बारखोयांस्क ये आपका रूस में है।
तो ए का आपका 3 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। बी का 4 हो जाएगा। सी का देखिएगा कि आपका 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखिएगा पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में मरेकेबो झील स्थित है? तो मरेकेबो झील वर्तमान में देखिए कि न्यूज में बना हुआ है और ये वेनेजुला में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वहीं पे देखिएगा कि आपका बोलिविया में टिटीकाका झील है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टिटीकाका झील कहाँ पे है, तो ये आपका बोलिविया में है। बोलिविया और पेरू के बीच में स्थित है और देखिए कि विश्व की सबसे ऊंची नौगण्य झील है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैरेकेबो झील देखिएगा कि ये आपका वेनेजुला में है, तो ये तो आप याद रखिएगा। पोपो झील भी आपका बोलिविया में है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो देखिए कि मकर रेखा आपका ब्राजील, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से होकर गुजरता है। मेक्सिको और कांगो गणराज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ये सही है। देखिए कि दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे से होकर गुजरता है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और ऑस्ट्रेलिया से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये सब क्वेश्चन मैप पे ही पढ़ने में अच्छा लगता है, वहाँ पे याद भी हो जाएगा। तो मैप आपको अगर पढ़े हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर मौजूद निम्नलिखित घास के मैदानों पर विचार करना है। उपयुक्त घास के मैदानों में कितने शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं? तो देखिए कि आपका इसमें से कौन सा घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय हैं, तो ये आपका हो जाएगा वेल्ड हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, वेल्ड डाउन और स्टेपीज हो जाएगा। सवाना आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 2 4 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन की विशेषता के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। पहला में दिया गया, इस पर स्थानीय ऊंचा का व्यापक प्रभाव होता है, एकदम सही है। ये पवन क्षोभ मंडल और संताप मंडल में चलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ये नीचे चलता है और देखिएगा कि इसकी उत्पत्ति हेतु स्थानीय तापांतर और दाब प्रवणता प्रमुख है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, बाकी आपका गलत है। तो देखिए पहला में दिया गया है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, हेमिस आपका कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका लद्दाख में होना चाहिए, लद्दाख ही होगा, तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश होगा, ये आपका उत्तराखंड नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो गया। नामेरी देखिए कि ये 50वां टाइगर रिजर्व बना था, ये असम में है, एकदम सही है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कर्नाटक नहीं होगा, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि दाचीग्राम कर्नाटक नहीं है। ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में और भी है, सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली, किश्तवाड़ भी है और काजी नाग भी है, तो ये सब आपका वहाँ पे पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वच्छंद यानी फुट लूज उद्योग के संबंध में सही है? तो इसमें सही बताना है, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल पे निर्भर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देखिएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई मोबाइल का दुकान गुमटी में खोला है, तो उसको उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है और वो कच्चे माल पे ये नहीं है कि 10 दिन में ख़राब हो जाएगा, एक महीना में ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे बोला जाता है इसे आपका फुट लूज, यानी कि कभी भी उसे उठा के कहीं ले जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गोंड जो जनजाति है, ये सबसे बड़ी
दूसरी जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो ये दूसरा का नंबर पे है, तो पहला नंबर पे कौन है, तो भील आ जाएगा पहला नंबर पे। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए कि सबसे कम जनसंख्या यानी आदि जनजातियों का मेघालय में है, मात्र 2 पॉइंट कुछ है, तो ये याद रखेगा। और देखिए कि आदि मानव का जो सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार में जनजाति है लोग, जो कि आज भी मानव के साथ फेस टू फेस नहीं होता है लोग। और एक याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे ठक्कर बापा, इन्हें आदिवासियों का मसीहा बोला गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पे चाय बागान नहीं है, तो इसमें बताना है कि चाय बागान किस पे नहीं है। कनक देवल इस पे तो है ही, नीलगिरी पे है ही, ये दार्जिलिंग तो फेमस ही है, गिरनार पे नहीं होगा, ये गुजरात में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। सही पूछ रहा है कि गलत, एक बार देख लिया जाए। सही का ही चुनाव करना है। तो देखिएगा कि ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप स्थित नेहरू कुंड से निकलती है, ये आपका सही है। रावी नदी कपूरथला से हरिके नामक स्थान पे सतलज नदी में मिलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। और इधर देखिए कि हरिके बैराज से राजस्थान नहर निकलती है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगान जो जन गण मन है कि हिंदी संस्करण को कब अपनाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आज़ादी के मतलब कि संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि जन गण मन ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अदालतों द्वारा लागू करवाई जा सकती थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने के मामले में सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अनुसूचित जातियों की सूची में किसी भी जाति को शामिल करने या बाहर रखने की संवैधानिक शक्ति केवल किसके पास है, तो इसमें देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संसद कानून बनाकर जारी कर सकते हैं लोग, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के 2 के तहत किसी नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आम जनता के हित में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि अनुच्छेद जो 19 है इसमें 8 संवैधानिक आधारों ही उचित है दिया गया है, तो इसमें आपका भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता, न्यायालय की अवमानना और मानहानि, अपराध के लिए उकसावा, इसके तहत उसे छीना जा सकता है, बाकी किसी भी कंडीशन में नहीं छीना जा सकता है। 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन बताना है। तो देखिए कि संविधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य होगा, और ये आपके भाग 4 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार और उससे संबंधित नीति निर्देशों के संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका पहला में दिया गया है कि अनुच्छेद 23 जबरन मजदूरी पे रोक लगाता है, लेकिन साफ तौर पे राज्य को जनहित कामों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की इजाज़त देता है, ये आपका सही है। जनहित कामों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करते समय
राज्य, धर्म, मूल्य, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकता है। तो देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा। जनहित कामों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य, धर्म, मूल्य, वंश, जाति आधार पे सेवा भेदभाव नहीं कर सकता है। ये आपका गलत है, बाकी सभी सही है। अनुच्छेद 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में काम करने पे पूरी तरीके से रोक लगाता है। अनुच्छेद 39 राज्य को एक यह पक्का करने का निर्देश देता है कि आर्थिक जरूरतों की वजह से मजदूरों की सेहत और बच्चों के कम उम्र का गलत फायदा ना उठाया जाए। तो ये भी सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 20 के तहत मिलने वाले संवैधानिक संरक्षणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है कि अनुच्छेद 20 के 2 के तहत दोहरे खतरे से सुरक्षा न्यायिक अदालतें और न्यायिक ट्रिब्यूनल और विभागीय अनुशासनात्मक अधिकारियों के सामने होने वाली कार्यवाही पर समान रूप से लागू होती है। ये आपका गलत है। देखिए कि अनुच्छेद 20 के 2 के तहत दोहरे दंड एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। इसके बारे में ये बताता है, ना कि ये। और दूसरा का ऑप्शन में देखिएगा कि अनुच्छेद 20 के 3 के तहत स्व अभिशासन से सुरक्षा जांच और अधिकारियों को किसी आरोपी को खून के नमूने या अंगूठे के निशान देने के लिए मजबूर करने से रोकती है। ये आपका गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि अंगूठे का निशान नमूने के तौर पर हस्ताक्षर या खून का नमूना देने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 20 के 3 के तहत मिलने वाले खुद के खिलाफ गवाह बनने से सुरक्षित दायर में नहीं आता है। यानी कि ये खुद का गवाह नहीं बनाया जा सकता है। तो ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 239 के 1 के तहत दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला में दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पे उपराज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए कि किसी राज्य में राज्यपाल का अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 239 के ए के तहत ए के 5 के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये अब ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। जहाँ पे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से दिल्ली की विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है, वहीं पे व्यक्तिगत रूप से मंत्री उपराज्यपाल की इच्छा पर्सन जब तक उपराज्यपाल चाहे अपने पद पे बने रहते हैं। ये भी आपका गलत है। इस संवैधानिक तर्क के आधार पे अनुच्छेद 39 के ए के 5 के तहत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एनसीटी दिल्ली के मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पे रहेंगे। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? तो ये आपका सही है, डी। 69 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल पीसी घोष थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन है जब भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय प्रणाली में तरलता बढ़ाना चाहती है तो वह क्या करती है? तो देखिए कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये आपका आरबीआई है और ये आपका मान लीजिए कि मार्केट है, यानी पूरा भारत है। अब देखिए जो पैसा होता है, पैसा का संचालन आरबीआई के पास मार्केट में जाता है और मार्केट से आरबीआई के पास आता है। किस प्रकार आता है? तो देखिए कि अगर आरबीआई कोई प्रतिभूति मार्केट से खरीदेगा तो पैसा देगा ही मार्केट में, तो मार्केट में आपका तरलता बढ़ जाएगा। अगर कोई चीज़ बेच रहा है आरबीआई, तो कोई चीज़ बेचेगा तो मार्केट के जो भी सेक्टर हैं वो खरीदेंगे, तो मार्केट का पैसा कहाँ चल जाएगा? आरबीआई के पास चल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? मार्केट में संकुचन, मतलब पैसा
तरलता का कमी आ जाएगा। तो देखिए कि खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना ये तरलता बढ़ाना चाहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 के बाद 72 नंबर। अचानक आई महंगाई से निम्न में से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे होता है? तो जो अचानक महंगाई आता है उसमें देखिए कि स्थिर पेंशन पे गुजारा करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अब मान लीजिए किसी को 1000 रुपया पेंशन मिल रहा है और 1000 में वो अच्छा खासा मान लीजिए कि 30 रुपये आपका चावल मिल जा रहा है। अब यही महंगाई भरेगा अचानक, तो पैसा तो इसके पास एक ही रहेगा, लेकिन यही 30 वाला चावल अब 60 रुपये में मिलेगा, तो कोई भी सामान खरीदने में क्या होगा, समस्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से किस घटना ने योजना की लक्षित आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में विफलता में योगदान दिया था? तो देखिए कि उस समय क्या कारण था। एक तो भारत और चीन युद्ध हुआ था, तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान भी तत्काल में युद्ध हुआ था, ये भी सही है। भयंकर सूखा जिससे भोजन की कमी हुई, तीनों कारण था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो देखिएगा कि इसमें आपका उत्पाद मूल्य वर्धित किया जाता है, आय विधि भी उपयोग किया जाता है, उपभोग विधि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अनुशासित स्वदेशी की अवधारणा का उद्देश्य भारत को निम्नलिखित में से किस स्थिति में ले जाना है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रणनीतिक लचीलेपन से रणनीतिक की ओर ले जाना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के तहत जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना किसानों को सालाना कितनी सहायता प्रदान करेगी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3000 रुपये दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सरकार द्वारा शुरू किया गया अर्बन चैलेंज फंड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इसके मुख्य फोकस क्षेत्र में संशोधित नहीं है? तो कौन सा संशोधित नहीं है? तो देखिए कि सार्वभौमिक इंटरनेट और डिजिटल गवर्नेंस ये आपका संशोधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट और भारत की प्लास्टिक अर्थव्यवस्था की व्यापक संरचनात्मक स्थिति के अनुसार भारतीय प्लास्टिक उद्योग का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है? तो यहाँ पे देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपका कितना हो जाएगा? 3 से 3.5 लाख करोड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में मछली का अग्रणीय उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा जिला है? तो मधुबनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। थोड़ा सा मछली पालन के लिए हम देख लिया जाए तो ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका मछली पालन से है। पूरे विश्व में मछली पालन में भारत का स्थान 2nd नंबर पे है, और देखिए कि राज्यों में प्रथम स्थान पे आपका एपी यानी कि आंध्र प्रदेश है, द्वितीय स्थान पे बिहार है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और साथ में याद रखिएगा प्रथम स्थान पे चीन है। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए कि जैसे कि बिहार दूसरा नंबर पे है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मछली उत्पादन में दूसरा स्थान पे कौन है, तो उस कंडीशन में बंगाल हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछेगा कि तालाबों के आधार पे, तो उस कंडीशन में आपका बिहार हो जाएगा। तो ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण में ये क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी के बीच का अंतर किसके बराबर है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्थिर पूंजी का उपभोग मूल्य ह्रास के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विशाल रेडबुल वृक्ष एक है, यानी कि यह किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये देखिए कि जीनोस्पर्म है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि जीनोस्पर्म जिसका अर्थ है नग्न बीज, यानी कि इसका जो बीज होता है ये बाहरी होता है, फल के भीतर नहीं होता है। आवृत बीजी जो होता है तो वो पुष्पीय पौधे होते हैं और बीज फल के अंदर पाया जाता है और सुरक्षित होता है, जैसे कि आम हो गया, कटहल हो गया, ये सब जितना देखते हैं सभी आ जाएगा।
आपका आवृत्ति बीजा में। केचुआ निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा श्वसन करता है? तो गलफड़ा तो होगा नहीं। त्वचा जो इन लोगों का होता है, त्वचा के द्वारा ही ये श्वसन करता है लोग, तो नम्न त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा की जाने वाली अभिक्रिया निम्नलिखित है। तो देखिए कि चरण 1 और चरण 2 दिया गया है। तो चरण 1 में ये आपका एक समीकरण दे दिया गया है, चरण 2 में दूसरा का समीकरण है। इस समीकरण में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है चरण 1 नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस द्वारा किया जाता है, एकदम सही है। चरण 2 देखिए कि नाइट्रोबैक्टर द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों को नाइट्रीकरण कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर आपका डी ही होगा, गलत ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है मानव में श्वसन तंत्र की वह संरचना जिसमें सामान्यतः वायु नली कहा जाता है कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये आपका श्वास नली इसे बोला जाता है। तो ये भी अब ये तो जानते ही होंगे, श्वास नली ट्रैक्ची के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस हार्मोन को लरो और ऊर्जा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हार्मोन हो जाएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, एंड्रीनेलिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। देखिए कि एंड्रीनेलिन तनाव, डर या आपातकालीन स्थितियों में ये स्रावित होता है और जैसे सामान्य रूप में व्यक्ति आता है तो ये खत्म हो जाता है, इसी कारण लरो और ऊर्जा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मानव प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा, लिम्फ नोड्स और प्लीहा, एंटीबॉडी, ये तीनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC, ये आप जानते ही हैं, ये आपके रोगाणुओं से बचाता है। लिम्फ नोड और प्लीहा ये भी आपका संक्रमण से बचाता है, जो शरीर के अंदर संक्रमण होता है। एंटीबॉडी ये लड़ने का क्षमता तैयार करता है, ये ब्लड में भी पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। तो तीनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन की प्रक्रिया सामान्यतः कहाँ होती है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ पे निषेचन होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, एक बच्चा ऐसे अनुवांशिक विकार के साथ पैदा होता है जिसमें कम ऑक्सीजन की स्थिति में उसकी लाल रक्त कोशिकाएं दराती के आकार की हो जाती है। उसके पिता इस रोग के वाहक हैं जबकि माँ सामान्य है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि उसका अगला बच्चा भाई या बहन इस रोग से प्रभावित होगा? ये आपका देखिएगा कि प्रायिकता आपका 0% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। देखिए कि सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसोसिस विकार है। इस रोग से प्रभावित बच्चे में दोनों म्यूटेंट एलीन होते हैं। पिता एक वाहक है जबकि माँ एक सामान्य है। तो इस कंडीशन में आपका 0% ये हो जाएगा कि जो अगला बच्चा होगा वो होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 180 से 80 mm है तो नाड़ी दाब क्या होगा? तो इसका देखिए कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 40 mmHg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो चलिए मिलान किया जाए। एक तरफ रोग है और एक तरफ रोग जनक है, यानी उसका कारण है। आलू का लेट ब्लाइंड रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। देखिए कि उस पर भूरा भूरा कलर का ये लग जाता है। टमाटर का पत्ती मुड़ना ये किसके कारण होता है? तो ये आपका विषाणु के कारण होता है। नींबू का केकस रोग ये किसके कारण होता है? तो ये आपका सूत्रकृमि के कारण होता है। सब्जियों का जड़ गांठ रोग जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? एक का बी, तो ये कट गया, ये कट गया, और दूसरा का ए, तीसरा का 3 और चौथा का ये। तो आपका
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, नींबू का कैंकस रोग, ये 1 मिनट रुकिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमको लग रहा है कि मिसप्रिंटिंग है या गलत दे दिया गया है। नींबू का कैंकस रोग जीवाणु के कारण होता है, फीता कृमि के कारण नहीं होना चाहिए। तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से ये आपका होना चाहिए जीवाणु और ये सब्जियों का गट होना चाहिए। तो इस प्रकार देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। कथन में दिया गया है, एक साफ एक साफ धूप वाले दिन और चंद्रमा दोनों से आकाश नीला दिखाई देता है। एक साफ धूप वाले दिन पृथ्वी और चंद्रमा दोनों से नीला दिखाई देता है। और देखिएगा इसके बाद ये आपका एक चीज समझिए कि साफ आकाश का रंग नीला कैसे दिखाई देता है? जब बरसात के दिन होता है या साफ जो आसमान होता है, चंद्रमा से नीला दिखाई नहीं देता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कारक में दिया गया है कि नीला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है और वह वायुमंडलीय कणों द्वारा लाल प्रकाश की तुलना में अधिक प्रबल रूप से परिक्रमण होता है। ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। 91 के बाद 92 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथन और कारण वाला यहाँ पे फिर दिया गया है। तो देखिएगा, कथन में दिया गया है कि मोटर वाहनों में पिछला दृश्य दर्पण के रूप में समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण की सार्वभौमिक रूप से प्राथमिकता दी जाती है। ये आपका सही है। कारक देखिए कि एक उत्तल दर्पण हमेशा एक वास्तविक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे चालक को वाहन के पीछे का काफी विस्तृत दृश्य देखने में मदद मिलता है। और देखिए कि आर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जो गाड़ी रहता है एक साइड मिरर होता है। तो साइड मिरर जो होता है वो उत्तर दर्पण होता है और जो गाड़ी के अंदर लगा रहता है जिसमें बैठे होंगे तो आप अपना चेहरा देखते होंगे, वो समतल दर्पण रहता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक रिमोट कंट्रोल खिलौना कार 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। ऑपरेटर टर्बो बूस्टर को ठीक 2 सेकंड के लिए चालू करता है, जिससे उसकी गति धीरे धीरे बढ़कर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस दौरान बूस्टर द्वारा लगाया गया स्थिर बल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए कि कितना होगा, तो इसका राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर बनाना है तो सभी एक एक चीज लिखना होगा। द्रव्यमान आपका 5 किलोग्राम है, वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये आप बना लीजिएगा। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है? तो ऊष्मा स्थानांतरण की विधि इसमें से कौन सा नहीं है? तो पहला में दिया गया है चालन। चालन तो ऊष्मा स्थानांतरण का विधि है जो कि ठोसों में होता है। और संवहन ये गैस द्रव में होता है। विकिरण ये वायुमंडल में होता है। ऊष्मा रोधन ये आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सैथिली या हिस्टेरिसिस की परिघटना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा चुंबक और लौह चुंबकीय पदार्थ से ये संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिएगा कि यह तब होता है जब किसी सामग्री की आंतरिक स्थिति उस पर लगने वाले बाहरी बल से पीछे रह जाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य होता है। तो सर्वेक्षण में थियोडोलाइट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को मापा जाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को किस में मापा जाता है? तो थियोडोलाइट के द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। निम्नलिखित में से 97 नंबर है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वापसन की गुप्त ऊष्मा का सही वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा, यह वह ऊष्मा है जो किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर बिना तापमान बदले गैस में बदलने के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ उपकरण और एक तरफ उसका कार्य दिया गया है। तो चलिए मिलान कीजिए।
देखिए कि एमीटर दिया गया है, एमीटर में क्या मापा जाता है, तो विद्युत धारा का मापन है, तो ए का 2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। बैरोमीटर ये वायु दाब मापता है, तो ये बी का 1 हो जाएगा। और देखिए कि लेक्टोमीटर ये आपका दूध के शुद्धता मापता है, जहाँ पे लेक्टो आ जाए, लेक्टो मतलब दूध, तो दूध का शुद्धता मापता है। बोलोमीटर सूक्ष्म देखिएगा कि ऊष्मा और इंफ्रारेड विकिरण का मापक है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए कि सी का नहीं, ये तो सी का 4 दिया है, ये गलत हो जाएगा, बी सही है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m1 है और वेग भी है, एक स्थिर पिंड m2 से टकराता है, टक्कर के बाद दोनों आपस में चिपक जाते हैं, टक्कर के बाद संयुक्त पिंड का वेग क्या होगा। तो देखिए कि उसका वेग अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99 के बाद 100 नंबर क्वेश्चन। न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाने में थोड़ा सही हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, तो ये क्या होता है, तो देखिएगा क्लैंडिंग से अधिक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया, यहाँ पे एक आपका दिया गया है अभिक्रिया जिसमें एक्स क्या दर्शा रहा है, तो एक्स देखिएगा कि आपका पोजिट्रॉन दर्शा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक लकड़ी का टुकड़ा जिसका द्रव्यमान 0.03 केजी है और 100 मीटर ऊंची भवन की छत से नीचे गिराया जाता है, उसी समय 0.02 केजी द्रव्यमान की एक गोली जमीन से 100 मीटर सेकेंड वेग के साथ ऊपर की ओर दागी जाती है, गोली लकड़ी के टुकड़े से टकराकर उसके अंदर धंस जाती है, टकराने का समय कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 सेकेंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका दिया गया है सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सोडियम। तो ये आपका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सबसे बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो सबसे कम आपका एस आई हो जाएगा, उसके बाद आपका बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सोडियम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया समांग साम्य से संबंधित है। तो देखिए कि समांग साम्य से कौन सा संबंधित है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकारक संख्या क्या है, तो ऑक्सीकारक संख्या +6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर एक एनाल्जेसिक और एंटीपियरेटिक्स के रूप में निर्धारित की जाती है, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण सूजन रोधी गुण नहीं होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर देखिएगा कि कौन हो जाएगा, तो पैरासीटामोल हो जाएगा। पैरासीटामोल तो ये आम बीमारी है बुखार की, ताप के, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एस्पिरिन देखिएगा कि ये आपके नींद का और साथ में सर दर्द के में काम आता है। मॉर्फिन भी देखिएगा कि ये आपका दर्द में काम में आता है। व्यावसायिक रूप से कार्बोडम नाम से जाने जाने वाला अत्यधिक मजबूत औद्योगिक अपघर्षक और अपवर्तक पदार्थ है, तो कौन सा पदार्थ है, तो सिलिकॉन कार्बाइड है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड संवेदनाहारी के रूप में उपयोग में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हंसाने वाले गैस के नाम से भी ये जाना जाता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, N2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए नहीं होगा। कृत्रिम रूप से पेट्रोल के निर्माण के लिए विकसित विधि है, तो पेट्रोल का निर्माण किस विधि से होता है ये आपको बताना है। तो देखिए कि फिशर टॉप्स प्रक्रिया इसके द्वारा भी होता है, और बर्गिसियर प्रक्रिया और एरोमेटाइजेशन ये भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लासेन परीक्षण मुख्यतः गुणात्मक और कार्बनिक विश्लेषण में किन तत्वों के समूह को पहचान के लिए उपयोग में किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन। तो इसमें आपका देखिएगा कि नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अनुसूचित जाति योजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है पीएम अजय पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए सही है। और देखिए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ये जारी किया है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वाटर समिट 2026 में ग्लोबल वाटर अवार्ड की म्यूटिलिटी ऑफ द ईयर इंटरनेशनल अवार्ड कैटेगरी में किस भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट मरीन गैस टरबाइन सुविधा की घोषणा कहाँ की गई है? तो ये आपका किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्यू सेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडेटिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो उस सिर्फ देखिए इसका गठन कौन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आरबीआई के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आरबीआई का स्थापना 1935 में किया गया था। और देखिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। बैंकों का बैंक भारत सरकार के बैंक के रूप में काम करता है और सभी बैंक के लिए ये या वित्तीय जो समिति होता है उसके लिए ये नियम कानून बनाता है। तो ये आप याद रखेगा। और देखिए कि उस सेट में 8 सदस्य रहेंगे जो डिजिटल भुगतान प्रणालियों को भविष्य में क्वांटम साइबर खतरों से सुरक्षा रखने के लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बन गया है? तो ये त्रिनाड एंड टोबैगो बन गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। एआई आधारित साइबर खतरों के बीच साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। देखिए कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ये सेबी के द्वारा ये एक एआई टूल्स है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर, देखिए कि SEHAT 7 मिशन किसने शुरू किया है? तो ये स्वच्छ और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, और देखिए कि महिला और बाल विकास ये नहीं होगा। कृषि पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच समन्वय को स्थापित करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए इसका स्थापना किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ये फसाई ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे की पत्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अश्वगंधा का जो पत्ता होता है उसे खाद के रूप में, यानी कि कच्चा पौधा को जो कच्चा पत्ता होता है उसको उपयोग करने के लिए रोक लगा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओरन्यक घोष बने हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और ये पश्चिम बंगाल के हैं, तो ये आप याद रखेगा। बांस, बेत और लकड़ी से बने रूसोम फूलों की इंजीनियरिंग विधियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी किया है? तो ये तो सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जापान द्वारा आयोजित एजिक प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस जयशंकर, जो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए कि इस बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऊर्जा बाजारों में आपूर्ति और श्रृंखला की बाधाओं और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा करना। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 300 से अधिक झीलें गायब हो गई हैं? तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। भारत में स्वदेश प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि पहला में दिया गया है, इसे तमिलनाडु के कलपक्कलम में चालू किया गया है, एकदम सही है। यह ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम ऑक्साइड मिश्रण का उपयोग करेगा, ये भी सही है।
इस रिएक्टर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन। एनल ईंधन की हाई बर्न अप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। तो एनल ईंधन किससे संबंधित है? तो ये आपका देखिएगा कि थोरियम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। थोरियम भंडारण में देखिए कि केरल प्रथम स्थान पे है, केरल में थोरियम का भंडारण अच्छा खासा है, तो ये आप याद रखिएगा। कॉप 13 में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर इनिशिएटिव पर चर्चा की गई, जिसका मकसद 2026 में जंगल बचाने के लिए आर्थिक भुगतान शुल्क करना है। इस पहल के तहत कुल कितने फंड का लक्ष्य रखा गया है? तो 125 अरब डॉलर का रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 2025 G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य आधिकारिक विषय क्या था, यानी कि उसका थीम क्या था, थीम पूछा जा रहा है। तो थीम था एकजुटता, बराबरी और स्थिरता, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित वह बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार एक गैर नाटो देश के तौर पे हिस्सा लिया है। तो देखिए कि इसमें आपका ओशन स्काई हो जाएगा 2025, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नाटो का ये आपका एक युद्ध अभ्यास था जिसमें भारतीय सेना के द्वारा भी लिया गया था पार्टिसिपेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एनी एयरबेस कहाँ पे स्थित है? तो एनी एयरबेस देखिए कि ये ताजिकिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा में 50 वर्षों के योगदान के लिए किसे गोल्डन जुबली सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली मुस्लिम और भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये गजाला हाशमी बनी है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार कितने सैटेलाइट शहर विकसित करने की योजना तैयार किया है? तो 11 ऐसे शहर बनाए जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। भारत ने 2025 एशियाई युवा खेलों में 48 पदक के साथ छठा स्थान हासिल किया। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो कितना स्वर्ण पदक जीता गया है? तो 13 स्वर्ण पदक जीता गया है। देखिए कि 13 आपका गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्राउन्ज, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह आयोग कब गठित किया गया था? तो ये आयोग देखिए कि दिसंबर 2023 में गठित किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की हालिया पहलों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। यूनेस्को ने बायो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क अपनाया है, ये आपका गलत हो जाएगा। यूनेस्को ने 2025 में पेरिस में हुए 43वें आम सम्मेलन में न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल एथिकल फ्रेमवर्क न्यूरो टेक्नोलॉजी की नैतिकता पर सिफारिश अपनाया, यह 12 नवंबर को लागू हुआ था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर दुनिया का पहला ग्लोबल फ्रेमवर्क 80 से ज़्यादा देशों में राष्ट्रीय कानून में शामिल किया जा रहा है, तो ये आपका सही है दूसरा का। तो इसमें देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, इसमें आपका पूछा जा रहा है, भारत द्वारा UNFCCC के तहत 2031-35 के लिए प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही सुमेलन का चुनाव करना है। तो पहला में दिया गया है कि उत्सर्जन तीव्रता में कमी, जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर में 47% कम करना है, एकदम सही है। गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता, संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का 60% हासिल करना है।
अतिरिक्त कार्बन सिंक वन और वृक्षों के आवरण माध्यम से 3.5 से लेके 4.0 मिलियन टन क्षमता है। तो ये तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा अंतर सरकारी वार्ता समिति के माध्यम से एक वैश्विक प्लास्टिक संधि तैयार की जा रही है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के द्वारा ये तैयार किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्राइफेड देखिएगा कि ट्राइफेड के द्वारा किए गए प्रीमियम जनजातीय ब्रांड रीसा टाइमलेस ट्राइबल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? तो पहला स्टोर नई दिल्ली में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें देखिए पूछा जा रहा है, लीड्स 2025 रिपोर्ट में बिहार को किन श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए कि आपका बिहार को रखा गया है, अच्छा देखिएगा कि हाई परफॉर्मर में रखा गया है या परफॉर्मर भी दे रहेगा, तो उसमें रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में बिहार दिवस और निवेश मंच का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया था जकार्ता में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसके देखिए पहले कुलपति, ये तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, दीपक आनंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिए कि संख्याओं को अक्षरों की श्रृंखला A12M दिया गया है, C10 और O दिया गया है, F7R दिया गया है। अगला पद क्या आएगा? तो अगला पद बताना है कि क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा कि अगर जोड़ा जाए तो ये आपका M13 में से एक घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। ये तो 10 है, इसमें ये नहीं। यहाँ पे अब देखिए कि ए है तो ए एक नंबर पे होता है और सी, तो यहाँ पे +2 है। और यहाँ पे देखिए सी के बाद एफ है तो +3 है, ये छठा नंबर पे आता है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? 4 जुड़ेगा इसमें, तो प्लस कितना हो जाएगा? 4 जुड़ेगा तो आपका जी हो जाएगा, 10 नंबर पे जी आता है। और यहाँ पे 12 दिया गया है, 10 दिया गया है, 7 दिया गया है। तो 12 में से 2 गया है, फिर यहाँ 3 गया है तो 4 जाएगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जी 3 आपका देखिएगा कि इसमें नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, यदि प्लस को प्लस माइनस को गुना और गुना को माइनस और यहाँ पे भाग का चिन्ह होना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पे प्लस का भाग हो जाएगा, गुना माइनस का गुना हो जाएगा, गुना का माइनस और भाग का प्लस हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें आप सॉल्व कीजिएगा तो ये तीसरा का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 83.3% खर्च करता है तो उसकी बचत 1500 है, तो उसकी आय कितना हो जाएगा? तो देखिए कि आपका कितना 16 और ये जो बचा हुआ है इसमें 1/3 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा? 1 आपका 16.25% बचा है। इसका मान इतना दिया गया है तो इस मान पे आप निकाल सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ये निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 भाइयों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि पिता की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो पिता का आयु क्या हो जाएगा? तो देखिए कि 3 भाइयों का औसत आयु 16 वर्ष है, तो टोटल ये 48 वर्ष हो जाएगा, 16 3 48। और पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो इसमें 16 वर्ष पहले जोड़ दीजिए तो ये आपका समान हो जाएगा। और देखिए कि 4 व्यक्ति हो गए तो 3 वर्ष 4 3 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 64 और 12,
और यह ऐसे डायरेक्ट 20 में घटाया जा सकता है, 16 हो जाएगा और 12 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 28 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या पूरा जोड़ के घटा के भी निकाला जा सकता है। तो ये बहुत ईजी है, तो आसानी से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभ 1/4 भाग लोहे से बना है, शेष 1/3 भाग तांबे का बना है, बचा हुआ 9 सेंटीमीटर एल्युमिनियम का है, तो स्तंभ की कुल लंबाई कितना है। तो ये आप बना लीजिएगा, एक्स मान के बनाइएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अनुक्रम में अगला पद क्या आ जाएगा, तो 3, 8, 15, 24, 35 ऐसे दिया गया है। तो एक क्रम से जा रहा है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। और इसमें देखिए कि अगला पद 63 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये आप बना लीजिए। एक खेल क्लब में 1800 खिलाड़ी हैं, 70% क्रिकेट खेलते हैं और 55% फुटबॉल खेलते हैं। यदि सभी खिलाड़ी कम से कम एक खेल खेलते हैं तो दोनों खेल खेलने वाले कितने खिलाड़ी हैं। तो ये आपका 450 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क पे क्या आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे देखिएगा कि क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, जिनमें से 6 फलकों को तोता, उल्लू, कबूतर, मैना, सोन चिड़िया, गौरैया के रूप में चिन्हित किया गया है। उस शब्द का चयन कीजिए जो गौरैया को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पे है। तो देखिए कि ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले गौरैया यहाँ पे है, तो सबसे पहले तो कबूतर नहीं होगा और उल्लू नहीं होगा, ये तो सामने सामने है लोग। तो ये दोनों तो कट गया, तो आपका उल्लू कट गया और कबूतर कट जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा उल्लू, कबूतर, कबूतर, उल्लू, यहाँ पे दिया गया सुन चिड़ैया। तो देखिए कि उल्लू यहाँ पे दर्शाया गया, यहाँ पे उल्लू है, यहाँ पे कबूतर है, तो बच कौन रहा है, तो सोन चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक घड़ी में 7:38 3/11 हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब का समय क्या होगा, यानी प्रतिबिंब में समय क्या होगा। तो ये आपका 5/21 8/11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चन आपका समाप्त हो रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं पे आपका समाप्त कर दिया जाए, हो सके तो हाई बटन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।